अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको जो फोटो दिखाई दे रही है मेरे साथ, जी हाँ, हमारे फॉर्मर डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर साहब की है। साथ में उनका जो पेट यानी जो डॉगी उन्होंने पाल रखा था घर में, उसकी फोटो है। और उसके साथ ये मैंने उनकी फोटो आपको किसी वजह से दिखाई है, और वो रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। और वो ये कि जी उन्होंने जो ये पेट अपना पाल रखा था और उसकी जी डेथ हुई है 1-2 दिन पहले। और पूरा सोशल मीडिया जो है हमारा, वो जो चमचे या जो कह लीजिए जो बहुत ही बूट पॉलिशिया किस्म के जो लोग हैं, वो इस पे अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो खैर अफसोस होना चाहिए, जाहिर है कि एक जानवर या जानदार जो होता है, जो आपने रखा होता है, समटाइम्स वो बल्कि अक्सर ही वो जो है बिल्कुल एक फैमिली का हिस्सा सा बन जाता है। और मेरा ख्याल है कि मुझे जानवरों से, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ते किसी ने पाले, डॉगी पाले हो, कुछ किया, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में खुद भी रहते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि कई बार तो ये बल्कि इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। अगर आप इंसानों की कोई मदद करें, उनको खाना खिलाएं या किसी और तरह से हेल्प करें, तो वो कुछ अरसे के बाद भूल भी जाते हैं और वो पलट कर आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते, वो बहुत ही एहसानमंद रहते हैं। और एक दिन जिस दिन आए होते हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो है, वो हमेशा बहुत ही वफादार भी रहते हैं। लेकिन बात सारी ये हो रही है कि ये फोटोज जो है मुसलसल जो है वो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है, उनमें अफसोस का इजहार किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग यहाँ पर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की वाह वाह करते रहते हैं, वो भी जो है वो हर तरह से अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये बात मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि यही लोग जो सुबह से रात तक जो है वो जनरल आसिफ गफूर साहब के डॉगी के लिए जो है अफसोस का इजहार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी बड़ा ही दुख हुआ उनको कि इसकी डेथ हो गई है। तो इन लोगों को ये कहना है कि ये जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनमें से एक की आवाज भी कश्मीर के लोगों के लिए नहीं निकली, उनकी में से एक की आवाज भी जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं उठती। जिस वक्त उन लोगों को मारा जाता है, जिस वक्त उन लोगों का खून बहाया जाता है, जिस वक्त उन बेगुनाह लोगों को की जानें ली जाती हैं, उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं, उस वक्त यही लोग जो कि जनरल आसिफ गफूर के डॉगी के ऊपर रो पीट रहे हैं और बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे हैं, उनको इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। और वो उन इंसानों को, जिसे कहते हैं जानवरों से भी बदतर उनकी हालत कर रखी है। पाकिस्तान जो है जिस तरह से इस वक्त कश्मीरियों के साथ कर रहा है, या आज़ाद कश्मीर या पीओके, जो मर्जी जिसका वो आप लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनके साथ जो जुल्म पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त कर रही है, उसके ऊपर यकीनन इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने ना सिर्फ ये कि जॉइंट एक्शन कमेटी के 150 के करीब लोगों के नाम जो हैं वो लिस्ट में डाल दिए हैं कि जी ये लोग जो है ये टेररिस्ट हैं, ये लोग जो हैं ये गलत कर रहे हैं और ये लोग हंगामा करवा रहे हैं, और इसी तरह की जो लिस्ट है वो बनती चली जा रही है। जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक रुका नहीं है, मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग अपने घरों को जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे तो हम हर तरफ से क्रेडिट लेते जा रहे हैं कि जी हमने ईरान और अमेरिका में सुलह करा दी, हमने ईरान और अमेरिका की लड़ाई बंद करवा दी, हमने जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लिया, कभी बंद हो गया कभी खुल गया, उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है खुला है कि नहीं खुला है। लेकिन बहरहाल क्रेडिट हम लेते चले जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हमने एक बहुत बड़ी जंग जो है वो रोक दी है, जिससे बहुत से लोगों की जानें बचा ली। और इसी तरह की कई बातें जो है, ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फील्ड मार्शल के लिए वाह वाह कर रहे हैं, और साथ ही साथ बाकी जितने भी लोग पार्लियामेंट के हैं वो प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा कि आपके अपने मुल्क के अंदर, आपके अपने यहाँ पे जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जिस तरह से कश्मीर के लोगों के ऊपर आप जुल्म ढा रहे हैं, कितने ही लोगों को आपने मार डाला, कितने ही लोगों को आपने जख्मी कर दिया है, और आप कितने ही लोगों को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं साफ साफ कहूंगी कि पाकिस्तान की स्टेट की अगर यही हरकतें रही, तो आप लोग देखेंगे कि ये एक दूसरा बलूचिस्तान तैयार कर रहे हैं, बल्कि शायद किसी हद तक कर चुके हैं। अभी इनकी इतनी हिम्मत वहां पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी कि यहाँ से भी आपको मिसिंग पर्सन्स की बातें, मिसिंग पर्सन्स के नाम और उनके लिए प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई देंगे इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा मामला गर्म है। इस वक्त भारत भी इस तरफ देख रहा है, बाकी जो इतनी कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान या भारत को देखा करती है, उनकी नजरें भी पाकिस्तान साइड कश्मीर के ऊपर हैं। तो ये इस वक्त ये स्टेप उठाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, वरना अभी तक
जो लीडर्स हैं, असल में जो लीडर्स हैं, असल में जिनका कश्मीर है, जो वहां से जिनकी जमीन है, उन लोगों को शायद अभी तक 2-4 को इन्होंने मार भी दिया होता, लेकिन इस वक्त इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि सब लोग इस तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर इनकी यही यानी पाकिस्तान की स्टेट ने अगर इसी तरह से कश्मीर के लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाए रखने की कोशिश की तो यहाँ पर मामलात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कुछ लोगों के नाम जो मुझे मिले हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। शौकत नवाज मीर, शौकत नवाज मीर साहब का नाम आया है, साथ ही नजीर कश्मीरी इनका नाम आया है, उसके अलावा जो है अमन खान या अमन खान, हाँ अमन खान नाम आया है, और साथ ही ख्वाजा इमरान। तो जी ये नाम कुछ जो है वो आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि जी या अमान खान, सॉरी हो सकता है अमान खान, और इसी तरह से कुछ नाम और आ रहे हैं जो कि असल लीडर्स हैं वहाँ कश्मीर के, या कह लीजिए आजाद कश्मीर के या पीओके के, और उन लोगों के पीछे जो है स्टेट मुसलसल एक्शन कर रही है, उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो बाकी वहाँ के असल मकामी लोग हैं जिनकी वो जमीन है, जिनको बार बार कभी टेररिस्ट बताया जा रहा है, कभी गद्दार बताया जा रहा है, और इसी तरह की बाकी हरकतें जो है वो कश्मीरियों के साथ जारी हैं। तो यहाँ पर कई लोगों का ये भी खतरा है, कई लोगों को ये भी लगता है कि गवर्नमेंट शायद या स्टेट जो है वो इसी तरीके से अब कह लीजिए कि जबरदस्ती उनके ऊपर जो है अपनी मर्जी थोपने की कोशिशें कर रही है, और अगर इसमें स्टेट ना रुकी तो शायद ये एक और बलूचिस्तान बना देंगे, एक और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करेंगे, एक और बलूचिस्तान जहां पे मिसिंग पर्सन्स का इशू भी आ सकता है, और एक और बलूचिस्तान जहां पे ये बार बार ये कहकर कि जी भारत गड़बड़ कर रहा है कहकर, और यहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म और इस तरह की इंसिडेंट्स जो है वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को बजाय इसके कि वो भारत का नाम लगाए या किसी और के ऊपर ये इल्जामात रखें, थोड़ी देर के लिए अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भी देख लीजिए कि आप कश्मीर के लोगों के साथ कर क्या रहे हैं, आप कश्मीर के लोगों के जो राइट्स हैं उसको किस तरीके से उनसे छीन रहे हैं, किस तरह से आपने उनको तंग कर रखा है, किस तरह से आप वहाँ के जो लोग हैं, जो कि वहाँ के मकामी लोग हैं, जो असल लोग हैं वहाँ जिनकी जमीन है, उनको आप हटाते चले जा रहे हैं। उसकी जगह आप अपनी मर्जी के लोग पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से लाकर ना सिर्फ ये कि वहां पर बसा रहे हैं, बल्कि उनको इलेक्शंस में खड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके जो लोग हैं उनकी जमीन के ऊपर आप कब्जा करते जा रहे हैं। और ये बात जो है ये अब लोगों को समझ में आने लगी है, और ये बात जो है वो यकीनन आपके खिलाफ यानी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जा सकती है। इस वक्त भी जॉइंट एक्शन कमेटी को जो है एकदम से कह दिया गया है कि जी ये बैन ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्हीं के नाम पर 150 लोगों को जो है उनकी लिस्ट जो है शेड्यूल में शामिल कर दी गई है उनको अरेस्ट करने के लिए। तो अगर आप यही सब कुछ करते रहेंगे और इस तरह से लोगों को अरेस्ट करेंगे, कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं देंगे, और प्रोटेस्ट करने के लिए जो लोग बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर आप गोलियां चलाएंगे, उनके ऊपर आप कभी पुलिस को भेजेंगे और कभी आपके रेंजर्स जाएंगे, तो यकीनन इससे मामलात आपके सुधरने वाले नहीं है। इससे पहले कि मामलात इतने आगे तक चले जाएं जैसा कि बलूचिस्तान में गए, जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी अकल से काम ले, और स्टेट जो है वो कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स दे, कश्मीर के लोगों को उनकी मर्जी से उनका फैसला करने दीजिए। वो अगर 12 सीट्स के ऊपर तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर के हिस्से से कोई आकर वहां पर उनके साथ रहे या उनकी असेंबली का हिस्सा बने, तो उस बात को मानना होगा स्टेट को। स्टेट जबरदस्ती अपनी मर्जी नहीं जता सकती, और इसी तरीके से उन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, जो कुछ उनके पास से निकलता है या मिलता है, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको ले जाकर जी पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में दे दिया जाता है, और वहीं के लोग जो है वो उन तमाम नेमतों से महरूम रहते हैं। यहाँ पर मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान की स्टेट अपनी बेवकूफी से और अपनी जिद्दी तबीयत की वजह से, अपनी हट धर्मी की वजह से एक बार फिर जो है वो ना सिर्फ ये कि एक बलूचिस्तान बनाने जा रही है या बलूचिस्तान जैसी सिचुएशन क्रिएट करने जा रही है जिसके लिए बाद में ये सर पीटते रह जाएंगे, और लाख ये किसी दूसरी कंट्री का नाम ले कि अफगानिस्तान ने कर दिया तो ईरान ने कर दिया तो भारत ने कर दिया, लेकिन असल में ये सब कुछ किया धरा इनका अपना ही होगा, इनकी अपनी ही बेवकूफी, इनकी अपनी ही हट धर्मी और इनकी अपनी ही जिद की वजह से ये कश्मीर को खो देंगे। और वैसे तो खैर इस वक्त भी कश्मीर जो है वो एक तरह से इनके काबू में नहीं है,
اور जिस तरह की हरकतें हो रही हैं उसको देखते हुए वो दिन भी दूर नहीं है कि जब कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान से अलग होने की बात करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बलूचिस्तान के लोग कहते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को भी पाकिस्तान की स्टेट ने ही इन हालात पे पहुंचा दिया कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहते, चाहे सारे लोग ना कहते हो, लेकिन एक बड़ा नंबर जिसे कह लीजिए काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान स्टेट के साथ नहीं रहना चाहते, और उसकी मेन रीजन यही है कि आपने उनके राइट्स उनको नहीं दिए हैं, और उनको जो चीजें चाहिए होती है या जो एक बेसिक नीड्स होती है वो भी उनको प्रोवाइड नहीं की है। वहां पे ना एजुकेशन सिस्टम का कुछ कहना है और ना ही बाकी चीजों के लिए उनको देखा गया है या उनको पूछा गया है या उन तक पहुंचाई गई है। जो गवर्नमेंट बलोचिस्तान की है वो भी एक तरीके से पपेट गवर्नमेंट है। जी हाँ, सरफराज भुगती साहब जो है वो हर वो काम करते हैं जिससे उनका जाती फायदा, वो हर वो काम करते हैं जिसको करने के लिए उनको फेडरल गवर्नमेंट कहती है या जिससे उनका अपनी ही जेब भरती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां के रहने वाले लोग जो हैं उनकी हालत खराब से खराब होती जा रही है। वैसे एक बहुत बड़ा रीजन बलूचिस्तान की तबाही का या बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स का ये भी है कि वहां के जो सरदार हैं या वहां के जो पैसे वाले और पावरफुल लोग हैं उन्होंने कभी अपने लोगों के लिए ना तो आवाज उठाई है ना ही कभी कोशिश की है। जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो भी एक तरह की पपेट गवर्नमेंट्स होती हैं और वो अपनी मर्जी से ही चलाई जाती हैं। जहाँ जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट चाहती है या फिर कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही कुछ बलूचिस्तान में हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से बिगड़ चुके हैं, जिस तरह से लोग वहां पर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। इसी तरीके से इस वक्त आजाद कश्मीर या पीओके की हालत है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो ना तो लोगों को घर वापस भेज पा रही है और ना ही उनकी डिमांड्स को जो है वो ये कहा जा रहा है कि जी तमाम डिमांड्स पूरी होगी। कई बार ऐसा भी हुआ है पिछले 2-3 साल में कि जब ये लोग बाहर निकले, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ जी हमने आपकी डिमांड्स जो है वो सुन ली है, मान ली है और आप घरों को चले जाएं। और जब लोग घरों को चले गए तो उसके साथ ही गवर्नमेंट ने भी उन डिमांड्स को जिसे कहते हैं ना डस्टबिन में फेंक दिया, और किसी किस्म का कोई फायदा, कोई एक्शन जो है उन लोगों के लिए नहीं लिया गया। इसीलिए इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और ये अब वही गलती जो बलूचिस्तान में दोहराई थी इन्होंने या बलूचिस्तान में की थी वही गलती यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बार बार यही कहा जा रहा है कि जी ये तो जो एक्शन कमेटी के लोग हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं, जी ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे करके, और उसके बाद लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये और बात है कि वो लोग जाने देते जा रहे हैं लेकिन वो डर नहीं रहे, वो घरों में वापस नहीं जा रहे। इस वक्त भी कश्मीर के हालात काफी खराब हैं, और यानी कि आजाद कश्मीर पीओके के रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। 2-4 जो हमारे साथी वहां पर गए उनको अरेस्ट किया गया। अब इस वक्त जो खबरें बाहर आ रही हैं वो सिर्फ वही आ रही हैं जो वहां के मकामी लोगों को व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने हर तरह से रोकने की कोशिशें जारी रखी हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, और यकीनन ये न्यूज निकल कर इंटरनेशनल जो न्यूज चैनल्स हैं वहां तक भी पहुंचेगी, और उस वक्त पाकिस्तान के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि थोड़ा अकल से काम लें और कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स दें। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर आपके साथ रहे और वो भी अच्छे तरीके से रहे, तो फिर आपको उन लोगों के यहाँ भी बात सुननी होगी, उनकी डिमांड्स भी पूरी करनी होगी, और वहां पर भी कोई डेवलपमेंट का काम करना होगा। वहां पर पाकिस्तान को भी पैसा वैसे ही लगाना होगा जैसे पंजाब में लगाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में सिवाय पंजाब के आप कहीं भी कोई खास डेवलपमेंट का काम होते नहीं देखते, कोई खास इन्वेस्टमेंट होते नहीं देखते। चाहे आप सिंध देख लीजिए, चाहे आप बलूचिस्तान चले जाइए, चाहे आप केपीके में हो, सिवाय पंजाब के ये कहीं और पैसा लगाना शायद अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं कश्मीर के या आजाद कश्मीर के या पीओके के, वो यकीनन काफी ज्यादा खराब हैं, और गवर्नमेंट ने अगर अकल ना पकड़ी तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं वो दिन के जब यहाँ से भी बलूचिस्तान की तरह ही नाराज लोग निकलेंगे और वो बात करेंगे। बाकी जो चमचे इन्होंने सोशल मीडिया पे बिठा रखे हैं जो कहते हैं नहीं जी कुछ हो ही नहीं रहा जी, वाह 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 तो बड़ा मन है, और उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी मर्जी की ट्वीट्स लगाते हैं, उन लोगों को भी मैं कहूंगी कि थोड़ी सी शर्म कर लें तो शायद बेहतर होगा। एक तरफ भारत है जहाँ पे के मुसलसल वो यही बताते हैं कि उनकी साइड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर कई बार जो है बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स है वो तक हुई है, कई बड़े सेमिनार्स हुए हैं,
اور ظاہر ہے کہ پیسہ بھی لگا رہا ہے بھارت. تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بھارت کی اکانومی جیسی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ انویسٹمنٹ وہاں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا اور اسی میں آپ کی خیریت بھی رہے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور طرف سوچتے ہیں یا نکلنے کی کرتے ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کیسا ہو پائے گا. بہرحال بات کریں گے ایک بار پھر اسٹریٹ آف ہارمز کی, اور وہاں کے لیے جی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی ایران نے ایک بار پھر بند کر دیا, لیکن ابھی تک کوئی صحیح کنفرمیشن آ رہی نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے فوراً ہی ایران کے خلاف اسٹیٹمنٹ شروع کر دی ہیں جو پاکستان ٹی وی چینلز پہ بار بار دکھائی جا رہی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا, پیسہ تو کیا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. اور اسی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے ہمیں میٹنگ کے لیے کہا تھا, ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے میٹنگ میں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایران کی ہار ہے, ایران کے سامنے کوئی رستہ نہیں ہے. اب اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے ایران کی طرف سے بھی جواب آئے گا, اور ایران نے ابھی تک تو ہار نہیں مانی ہے. تو ٹرمپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اب ٹرمپ جاتے ہی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیں گے اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بہت نارمل طریقے سے کھلا رہے گا. لیکن بہرحال فی الحال تو ابھی تک ایسی ہی سننے میں آ رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ بند کیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسٹریٹ آف ہارمز کھلا تو ضرور ہے لیکن ایران کے کنٹرول میں ہے. فرائیڈے کو جو پیس ٹاک ہونی تھی سوئٹزرلینڈ میں وہ آفیشلی کینسل کر دی گئی. اور ویسے یہ اور باتیں کہ پاکستان سے میڈیا جو ہے, یعنی ظاہر ہے سرکاری میڈیا یا پرائیویٹ میڈیا بھی وہ جو سرکار کی مرضی کا ہوتا ہے, جی ہاں وہ سب وہاں پر پہنچ چکے تھے. پرائم منسٹر نے بھی پہنچنا تھا لیکن پھر ان کو لاسٹ منٹ پہ روکا گیا کہ سر اب وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا, تو اس لیے آپ رک جائیے اور نہ ہی جائیں تو اچھا ہے. ویسے ساتھ ہی ساتھ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کم کر دی گئی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ایران اور پاکستان جو ہے اس بات پر بھی ایگری ہوئے ہیں کہ آئل اور گیس پائپ لائن پروجیکٹ پہ دوبارہ سے کام شروع کیا جائے. جی ہاں, یہ وہی گیس پائپ لائن ہے جس پہ سالوں سال سے کام ہو رہا ہے, اور بیچ میں سینکشنز کی وجہ سے پاکستان رکا تھا. تو ایران نے کہا تھا کہ $18 بلین کا فائن لگا دیں گے پاکستان پہ. خیر پاکستان کو اس کی ٹینشن نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو $1 بلین کے لیے یہاں وہاں سر پٹکتے پھرتے ہیں, تو ہم بھلا $18 بلین جو ہے وہ ایران کو کیسے دے دیتے. اب یہ تو ایران کی عقل مندی ہے یا ایران کو کس توپوں کی سلامی ہے کہ جس نے یہ سوچ لیا کہ اگر ہم پائپ لائن پہ کام نہیں کریں گے تو وہ ہم سے $18 بلین لے سکتا ہے. حالانکہ ہم سے تو کوئی $4-5 بلین ہی اگر مانگ لے, وہ بھی اپنے خود کے دیے ہوئے, تو بھی ہم کسی اور سے لے کر دیکھتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے $3.5 بلین UAE کے دیے ہیں, لیکن اس کے لیے سعودی عربیہ سے ہم نے لیا تو $18 بلین جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اگلے 3-4 جنم تک ایران ہم سے نہیں لے سکتا. مگر یہ ضرور ہے کہ جو یہ لڑائی رکی ہے اس کے لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایگری کر گیا ہے کہ گیس پائپ لائن پہ کام کرے گا. ویسے اگر پاکستان ایگری نہیں کرتا اور یہی کہا جاتا کہ امریکہ نے سینکشنز لگا رکھی ہیں تو اس کے لیے تو پھر میرے خیال ہے پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا پاکستان کو کہ آپ بتا دو بھیا کیا کرنا ہے, اس لیے کہ تم سینکشنز لگا کے بیٹھے ہوئے ہو اور وہ ہمارے اوپر فائن لگانے. اب یا تو تم ایسا کرو کہ وہ فائن ہمیں دے دو کہ ہم ان کو حوالے کر دیں $18 بلین, یا پھر یہ کہ پھر کام کرنے دو. ان میں سے ایک ہی چیز ہے جو ہو سکتی ہے, دونوں تو ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے. بہرحال آپ ایران کو جو بھی کہیے, ایران کے اوپر ظلم بھی بہت ہوا ہے. وہاں پہ جن بچیوں کو مار ڈالا گیا اس پہ سبھی کو دکھ ہے, اور میجر جنرل جی ڈی بخشی سر کی بھی میں کلپ دیکھ رہی تھی اور اس میں وہ بھی بہت ہی سخت افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور ناراض ہو رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں تک کو مار ڈالا امریکہ نے. وہ سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. 80 سال کی ان کی بیچاری بیگم کو مار ڈالا تم نے, اب عورتیں بچے مار رہے ہیں, اور اس کے بعد ٹارزن آیت اللہ خمینی صاحب کو مار ڈالا. 80 سال کی ان کی بیچاری بیگم کو مار ڈالا تم نے, اب عورتیں بچے مار رہے ہیں, اور اس کے بعد ٹارزن گنڈولو کریگ منے عورتیں 168 بیٹیاں مار ڈالی. ابے لعنت ہے تم پہ, چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب کے مر جاؤ, لعنت ہے تم پہ. تم بچیاں مار رہے ہو, تم ہارو گے کیونکہ تم گناہ کر رہے ہو. اس مالک کی نظروں میں تم گنہگار ہو, انسانیت کی نظروں میں تم گنہگار ہو تم گنہگار. ارے معصوم بچیوں کو کون مارتا ہے یار؟ حیوان ہی ہے کوئی جو اس کو مارے, ایک چھوٹی سی بچی کو مار ڈالے گا. بالکل جی ڈی بخشی سر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اور یقیناً حیوان ہی ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مار ڈالیں گے. اور یہ سب کچھ ہوا ہے ایران میں,
اور اس کا بہت افسوس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایران کی طرف سے کچھ نہیں ہوا یا ایران کی طرف سے بھی اٹیکس ہوئے, لیکن اس طرح سے چھوٹی بچیوں کو بہرحال ایران نے نہیں مارا جو جس طرح سے ایران میں اٹیک کر کے اور مارا گیا ہے. بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. اور ابھی جیسے کہ ایم او یو وغیرہ سائن ہوئے ہیں, لیکن کتنے دن چلیں گے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. 60 ڈیز کا کہا جا رہا ہے کہ جی 60 ڈیز تک جو ہے یہ دونوں کنٹریز جو ہیں امریکہ اور ایران جو ہے ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے, اور 60 ڈیز جو ہے یہ ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. لیکن یہ 60 ڈیز کیا کمپلیٹ ہو پائیں گے؟ کتنے دن یہ خاموش رہیں گے, کتنے دن یہ نہیں لڑیں گے, اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. پاکستان جو بڑھ بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے یہ کرا دیا اور ہم کریڈٹ لیں گے اور ہماری واہ واہی کی جائے, تو ذرا ان کو یہ بھی کوئی بتا دے. تو کوئی ان کو جی یہ بھی بتا دے کہ اگر آپ ایک طرح سے آپ اگر اپنی واہ واہی کرا رہے ہیں, پاکستان اگر اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ جی ہم نے یہ سب کچھ کرا دیا اور ہماری وجہ سے یہ وار رک گئی ہے اور ہماری وجہ سے اب لڑنا بند ہو گئے, تو اگر کچھ گڑبڑ ہوئی, اگر یہ جو ایم او یو سائن کیا گیا ہے اس کے اوپر کام نہ ہو سکا اور کچھ ہی دن میں جو ہے یہ دوبارہ سے آمنے سامنے ہوئے, تو کیا پاکستان اس لڑائی کا یا اس جو ایم او یو سائن ہوئے اس کو فالو نہیں کیا گیا, کیا اس کی رسپانسبلٹی بھی لے گا؟ میرا خیال ہے لینی چاہیے. اگر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کسی بھی بات کا کہ آپ کی وجہ سے لڑائی رک گئی ہے اور آپ کی وجہ سے آپ نے بڑا چمتکار دکھا دیا ہے, تو پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی پاکستان کو لینی چاہیے. لیکن فی الحال تو خیر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بجائے جو ہے وہ قطر کو زیادہ سنا جا رہا ہے, قطر کو زیادہ پوچھا جا رہا ہے. اور کئی بار جو ہمارے ساتھی ہمارے دوست جو قمر چیمہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بھارت نے تھینک یو نہیں کہا, بھارت نے شکریہ نہیں ادا کیا پاکستان کا کہ پاکستان نے وار رکوا دی ہے, پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ اب ہماری وجہ سے وہاں پر بھی آئل اور گیس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے سستی ملیں گی, تو بھارت کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اگر شکریہ ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر قطر کا بھی شکریہ ادا کر دینا چاہیے. لیکن قطر کا نام یہاں پر کوئی نہیں لے رہا, حالانکہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے یا وار رکی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے سیز فائر ہوا ہے یا ایم او یو سائن ہو رہے ہیں تو وہ قطر کی وجہ سے ہو رہے ہیں. پاکستان کا صرف چہرہ تھا جبکہ اصل کام قطر کر رہا تھا. لیکن بہرحال اب جس کا چہرہ ہے اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو پھر آگے باتیں سننے کے لیے بھی وہی چہرہ ہوگا, اور قطر والے تو کہیں گے ابھی بھی حیا مجھے کیا پتا بھیا, ایسا کر کے انہوں نے نکل جانا ہے اور پھنسیں گے ہم ہی, اور اس کے بعد ہمارے بھارتی دوست اس کے بعد جو ویڈیوز بنانا شروع کریں گے دیر ٹکا, اور اس کے بعد صبح سے رات تک ہمیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو کم سے کم میں تو نہیں سن سکتی. اس لیے میں یہاں سے چلتی ہوں. تھینک یو, پھر ملیں گے.